दिन है, एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट आई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, जो ये दर्शाती है कि जब भी अंधेरा बहुत गहरा हो जाता है, उम्मीद की एक किरण कहीं ना कहीं से जरूर आती है और पूरे आंगन को रोशन कर देती है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद की वो किरण हम सबको दिखाई दे रही है। जब से ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2017 में लाई गई थी, उस वक्त वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली जी ने इसका बहुत बौद्धिकरण करने की कोशिश की। ही ट्राइड टू इंटेलेक्चुअलाइज इट अ लॉट एंड जस्टिफाई इट, लेकिन हमने तब से उसका विरोध, पुरजोर विरोध, हर मंच से, बार बार, इस मंच से तो कई बार करते रहे। हमारी क्या आपत्तियां थी? हमारी आपत्तियां बहुत स्पष्ट थी कि ये अपारदर्शी है, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, इससे काला धन सफेद हो जाएगा, इससे जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्तारूढ़ दल है, सारा लाभ उसको मिलेगा और एक ऐसा अनकहा अनदेखा रिश्ता स्थापित हो जाएगा सत्तारूढ़ दल का और कंपनियों का। जो कंपनियां इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदेगी, उनको क्या लाभ दिया जाएगा? ये तमाम सवाल हम इस मंच से बार बार उठाते रहे। का सवाल होगा तो मैं पार्टी की ओर से एक आरंभिक टिप्पणी करता हूं, क्योंकि औपचारिक टिप्पणी इस पूरे जजमेंट को पढ़ने के बाद बताई जाएगी। Since the judgment is of a constitution bench running to hundreds of pages, it requires a comprehensive study and thereafter a structured reply. तो ये आपसे बहुत विनम्रता से कहना चाहेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ का ये फैसला है, अतः पार्टी की ओर से और संभवतः सरकार की ओर से आवश्यकता पड़ेगी तो इसका सुविचारित टिप्पणी की जाएगी। आज जब मैं पार्टी के राष्ट्रीय मंच पर बैठा हूं तो कुछ बातें कहना चाहते हैं। ये निर्णय एक बहुत ही प्रामाणिक उद्देश्य के लिए लाया गया था। दिस डिसीजन वाज अंडरटेकन फॉर अ वेरी नोटेबल ऑब्जेक्टिव टू ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल फंडिंग। चुनाव में पारदर्शिता हो फंडिंग में, इसके लिए लाया गया था। चुनाव में कैश का प्रभाव कम हो, उसके लिए भी लाया गया था। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। सवाल जायज थे, चिंता जायज थी, क्योंकि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया और क्यों दिया, उसके एवज में उसमें क्या मिला, ये जानने का अधिकार इस देश के एक एक वोटर को है, एक एक पत्रकार को है, एक एक व्यक्ति को है। भले वो किस पार्टी को वोट देता है नहीं देता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस अधिकार की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी तत्पर है। इकलौती पार्टी जो 2017 से लेकर आज तक लगातार इस मुद्दे पर बहुत प्रबल आवाज में बोलती आई है। अब जो 95% इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा एक पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को मिला, हम भी ये जानना चाहते हैं, देश भी ये जानना चाहता है कि उसके एवज में आपने क्या हवाई अड्डे बेचे हैं, आपने क्या कोयले की खदानें बेची हैं, आपने क्या किया है, या एमएलए खरीदे हैं, या नए सूट सिलवाए हैं, ये जानने का हक हम सबको है, या नए हवाई जहाज खरीदे हैं, हमें नहीं मालूम आपने क्या खरीदा। 95% यानी कि 5,200 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के अकेले के खाते में इलेक्टोरल बॉन्ड से आया है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का खुले दिल से स्वागत करते हैं और हम ये मांग दोहराते हैं कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उस तमाम जानकारी को सार्वजनिक पटल पर रखे जिससे कि जनता को यह मालूम पड़े किसने कितना पैसा किसको दिया। और हमारे जितने चंदा देने वाले लोग हैं, उनकी अपेक्षा थी
कि अगर उचित होगा कि हमारे लिए भी गोपनीयता रखी जाए, और ये बहुत अस्वाभाविक नहीं है। मैं आपको एक अपने राजनीतिक अनुभव से बात कहना चाहता हूं। कहीं पर कोई सरकार है तो हम उनको सहयोग करते हैं। अब मान लीजिए वो सरकार हार गई और उनके विरोधी दूसरी जगह आए तो वो उनके खिलाफ हो जाते हैं। इसलिए कोई ईमानदारी से बिजनेस कर रहे हैं तो उनको अपना काम करें, ऐसा विचार था। और जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं उनके बारे में मुझे एक ही बात कहनी है। जहां तक कांग्रेस की टिप्पणी मैंने सुना नहीं है, अगर उन्होंने कहा है कि घूस लेके दिया गया है, अगर ये कहा है तो जिनका पूरा संस्कार घूस पर है, वो अगर ये आरोप लगाते हैं तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। Those whose DNA is based upon corruption and bribery, please don't make those allegations against the BJP. आपको याद होगा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार मनी बिल के तौर पे लेकर आई थी, ताकि राज्यसभा में इस पर कोई चर्चा ना हो, कोई बहस ना हो और सीधा पारित हो जाए। आज भी हमें डर है और हमारा डर भी जायज है। हमारा डर यह है कि कहीं फिर से कोई अध्यादेश जारी ना हो जाए ताकि इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बच जाए सरकार। ये डर हमारा जायज है। इस डर को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। हमारी मांग है, ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है और इस भ्रष्टाचार के मामले में सीधे सीधे प्रधानमंत्री खुद शामिल हैं। ऐसे कई खोजी पत्रकारों ने फाइल की नोटिंग्स तक सार्वजनिक की हैं, आप सबके सामने हैं। मैं भी आपसे साझा करूंगा, जिसमें चुनाव आयोग हो, वित्त मंत्रालय हो, लॉ कमीशन हो, लॉ मिनिस्ट्री हो, इन सबने अपने अपने स्तर पे जिनके जमीर जिंदा है उन अधिकारियों ने फाइल नोटिस में अपना विरोध दर्ज किया था। उस विरोध को नजरअंदाज करते हुए किस तरह से ये थोपी गई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इस देश पर, ये हम सबने देखा। आज प्रधानमंत्री एक्सपोज हो गए हैं, बेनकाब हो गए हैं, उनका भ्रष्टाचार बेनकाब हो गया। ये भ्रष्टाचार, मैं कहूं बचते हुए कह दूं कि भाजपा का भ्रष्टाचार है, ये इलेक्टोरल करप्शन है, ये सब मुझे लगता है लाग लपेट की बात होगी। ये सीधा सीधा प्रधानमंत्री द्वारा किया गया एक भ्रष्टाचार है, जिसको कानूनी जामा पहनाने का प्रयास किया गया। मनी बिल लाकर आपने मनी का इंतजाम कर दिया विधायक खरीदने के लिए, कोयले की खदान देने के लिए, हवाई अड्डे देने के लिए, अपने मित्रों को उपकृत करने के लिए। यह आपके सामने है। आज मैं फिर से हमारी पार्टी की ओर से, इस देश की जनता की ओर से उन तमाम वकीलों को, एक्टिविस्ट को, एनजीओस को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को खुले दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने एक ऐसा आदेश आज पारित किया है जिससे लोकतंत्र के जिंदा रहने की उम्मीद हम सबके मन में जागी। आपके सवाल। लेकिन जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं उसके बारे में मुझे एक ही बात कहनी है। फील्ड लेवल का है या लेवल का नहीं है, ये तो उन्हीं के बारे में तय होगा ना जो फील्ड के अंदर हैं। जो फील्ड के बाहर हैं वो लेवल में है या नहीं है, कैसे तय होगा? आप फील्ड में है या नहीं कौन तय करता है? जनता तय करती है। तो अगर देश की जनता ने बहुतों को फील्ड से बाहर कर दिया है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, तो हम क्या बताएं? आप समझते हैं मेरा इशारा किसकी ओर है? बहुत से लोगों को चुनाव में एक सीट भी नहीं मिलती है। आपने पुराने बड़े बड़े प्रभाव के क्षेत्रों में, इसलिए वो बात अलग है, छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, चुनाव में सुधार के लिए ये हमारी मोदी जी सरकार का एक प्रयास नहीं था। आपको याद होगा वोटर लिस्ट पर आपकी फोटो छपती है, ये भी उस समय हुआ था ना। आज बड़ी संख्या में जो ईवीएम्स लाए गए उससे बूथ कैप्चरिंग बंद हुई है ना। जिस प्रदेश से मैं आता हूं वहां तो जब तक 10-15 लाख नहीं गिरती थी तो चुनाव होता ही नहीं था, और वो अतीत की बात है ना। और भी कई तरीके से चुनाव में सुधार के लिए जितना प्रयास करना है वो काफी किया गया है।
ये भी उसी प्रामाणिक प्रयास में चुनाव को पारदर्शी बनाने का प्रयास था। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है तो हम उनका सम्मान करते हैं। इस फैसले पर क्या बोलना है, जैसे मैंने कहा, निर्णय को पढ़ने के बाद हम बताएंगे। आई थिंक आई हैव स्पोकन इनफ टू allay all the questions which may come about. रविंद्र जी, दूसरा क्या था बताइए। नहीं, एक मिनट, मेरे ख्याल में और मैंने इस पर और कोई सवाल मैं नहीं उम्मीद करता हूं। जितना मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। और इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को एक्सेप्ट नहीं किया, आज तक एक भी इलेक्ट्रल बॉन्ड को एक्सेप्ट नहीं किया। और हमारी उसूल है, हमारा मानना है कि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम ये राजनीतिक करप्शन, पॉलिटिकल करप्शन का लीगलाइजेशन, तो इसके खिलाफ हम खड़े रहे हैं। और इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट हमें सुनने के लिए तैयार था। उन्होंने कहा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको वो सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि बाकी सब ले चुके हैं। तो हमारी स्टेट और काउंसिल लोकस है, ये उनका इनिशियल जजमेंट था। लेकिन आज ये जजमेंट जो आया, इसका हम स्वागत करते हैं। हम समझते हैं कि जिस तरीके से देश के अंदर राजनीतिक भ्रष्टाचार को कानूनी दर्जा दिया गया, ये एक बहुत ही गंभीर बात है। और जो दावा करके आते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ना खाएंगे ना खाने देंगे, वही जो है इस तरीके से कानूनी व्यवस्था जो है बना चुके हैं इस राजनीतिक भ्रष्टाचार की। तो इसके विरोध में हम रहे हैं। और ये भी स्वागत है इस बात का भी, क्योंकि आज बताया गया कि मार्च तक ये स्पष्टीकरण आनी चाहिए कौन है जिन्होंने ये पैसा और दिया किसको। और उसके साथ साथ एक शब्द का इस्तेमाल किया ये वर्डिक्ट में, वो क्विड प्रो को, यानी पैसे दिए जा रहे हैं उसके उल्टा कुछ प्राप्त करने सरकार से। अगर ये खुलासा जरूरी है देश को, अगर भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाने के लिए, हम चाहेंगे कि ये आगे बढ़े ये बात। लेकिन सुप्रीम क्या उपकार किए उन कंपनीज पर, उनको क्या क्या लाभ पहुंचाए। दिस इज आवर क्वेश्चन, व्हाट इज द क्विड प्रो को। हाउ कैन 95% of the proceeds of electoral bonds go to one political party, which is the ruling party? Therefore our question is, in lieu of that money, have you sold, have you given coal mines to those companies, have you allowed those companies to operate airports? What is the quid pro quo? This is our question. पहले की व्यवस्था में कंपनियों को अपने 3 साल के प्रॉफिट का 7.5% अंश वो राजनीतिक डोनेशंस में दे सकते थे। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में ये व्यवस्था हटा दी गई। अब अगर कोई कंपनी किताबों में 1 रुपया प्रॉफिट दिखाती है और चुपचाप से टेबल के नीचे से 100 करोड़ किसी पार्टी को चंदा दे देती है, तो मुझे और आपको इसकी जानकारी नहीं मिलेगी। हम तो यही मान लेंगे कि साहब इस कंपनी का 1 रुपया प्रॉफिट है, ये हो सकता है 1 रुपया लॉस है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि शेल कंपनीज के माध्यम से काला धन सफेद होता है, घूमकर विदेशों से कई देशों का दौरा करते हुए वो पैसा आता है और 7 सितारा कार्यालय एक पॉलिटिकल पार्टी का यहां से कुछ किलोमीटर दूर बन जाता है। न केवल यहां से कुछ किलोमीटर दूर एक 7 स्टार ऑफिस बन जाता है, इस देश के हर जिले में एक राजनीतिक दल के आलीशान भवन बन रहे होते हैं। न केवल एक राजनीतिक दल के आलीशान भवन बन रहे होते हैं, एक अपंजीकृत संगठन के भी भवन बन रहे होते हैं हर जिले में। ये इसका नतीजा निकला। तो पहले की व्यवस्था और आज की व्यवस्था में अंतर क्या है? पहले 7.5% का एक कैप था, कि एक सीमा थी। पहले मालूम रहता था किसने किसको कितना दिया। आज वो सीमा हटा दी गई। आज 2019 से, खास तौर पे 17 से
लगातार ऐसी व्यवस्था आ गई, हमें मालूम नहीं पड़ता किसने किसको कितना पैसा दिया, सिर्फ सत्तारूढ़ दल को मालूम रहता है। नहीं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई एम सॉरी, प्लीज, वी ओwe it to the democracy of this country to please focus on this. कोर्ट ने यह भी कहा, बिल्कुल बिल्कुल कहे, और ये बात सही है। ये जब मूव हो रहा था ये अमेंडमेंट, वहीं पर हम थे पास सदन में, वहीं पर उस समय के वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब स्वर्गीय जो हो गए, तो उनके साथ ये बहुत बड़ा बहस चला कि पहले एक सीलिंग था, और सीलिंग था कि उनके जो प्रॉफिट्स हैं उससे कितना प्रतिशत वो डोनेट कर सकते हैं। उस सीलिंग को हटा दिया, तो इसका मतलब यह है कि कंपनी खोल लो, आप काला धन को जो है आप मनी लॉन्ड्रिंग करो और वो राजनीतिक पार्टी को दे दो। इसका विरोध हम तब भी किया था, और ये भी स्वागत करते हैं हम कि आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जो बात थी उस समय उसको सही ठहराया। Supreme Court holds violative of Article 19(1)(a) and unconstitutional, and Supreme Court strike down electoral. While you are attacking BJP, a significant chunk of Congress's donation also comes through electoral bonds. Demanding that let this scheme be very transparent, let the people of India know, because it's their right to know how much money has been given by whom to which political party. So if we had something to hide, I am sorry, we wouldn't have been the first and the only party to be demanding this transparency. And we again reiterate our demand that the SBI should make every single penny which came to any political party public. क्योंकि इस सरकार की आदत है, इस सरकार ने इतना महत्वपूर्ण कानून मनी बिल के जरिए पिछले दरवाजे से इस देश में लेकर आई, और कोई पहली बार नहीं होगा कि अध्यादेश लाएगी। हर बार इस सरकार की आदत है कि अध्यादेश के रास्ते से जाकर कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए हम ये मांग भी अपनी सार्वजनिक कर रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार का मामला है, प्रधानमंत्री के दरवाजे पर जाता हुआ भ्रष्टाचार का मामला है। उनके बगैर कुछ पत्ते भी नहीं हिलते इस शहर के, क्या इस देश के, और सुना आजकल विदेशों के भी। तो इसलिए ये भ्रष्टाचार पे आज एक जो हम लोगों का लगातार एक स्टैंड रहा है, उस पे आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी मुहर लगा दी है। आज के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसी और रास्ते से, खिड़की, रोशनदान, पिछले दरवाजे से नहीं आने चाहिए इस देश में, और अभी तक की सारी जानकारी एसबीआई को, चुनाव आयोग के सामने रखनी चाहिए और उसको सार्वजनिक करना चाहिए। देश के हर नागरिक को यह जानने का हक है। पूछिए, अभी बहुत सवाल हो सकते हैं, मेरे दिमाग में बहुत सवाल हैं। नहीं, आप पूछिए, बिल्कुल पूछिए। इसी पर ना? हाँ। पहले कोई ऐसी कंपनी जो 1 रुपये का प्रॉफिट दिखाए और 100 करोड़ दे दे, ये संभव नहीं हो सकता था। शेल कंपनीज के माध्यम से इस तरह से काला सफेद होने का कोई संभावना नहीं थी। अब इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए यह बहुत आसान हो गया है कि कोई भी 10 शेल कंपनीज कहीं भी खोल दे और चुपचाप से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद ले। किसको मालूम है? एसबीआई और शहंशाह, और किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। और उसके एवज में वो शहंशाह कुछ भी दे सकता है उस कंपनी को, कोयले की खदान दे सकता है। जो बार बार इस मंच पर बैठकर राहुल गांधी ने कितनी बार उनके मित्र गौतम अडानी के विषय में बहुत चर्चा की है। अब हम सब जानना चाहते हैं कि एक विशेष कृपा अपने दोस्त पर जो आपकी हुई है, क्या ये 5200 करोड़ का इससे कोई लेना देना है? हम ये जानना चाहते हैं। भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कह ही दिया सब कुछ, और जो हम पिछले 6 साल से मांग कर रहे थे
आज उस पर मोहर सुप्रीम कोर्ट ने लगा, हमारी तमाम आपत्तियों पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी है। तो हम तो आज प्रसन्नचित्त होकर फिर से अपनी मांग भी दोहरा रहे हैं कि सार्वजनिक किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज यही कहा कि सार्वजनिक किया जाए सारे आंकड़े। भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपके सामने है। अब हम इंतजार कर रहे हैं सरकार क्या जवाब देती है, क्या बोलती है, क्या स्टैंड लेती है, अध्यादेश लाती है या इस ऑर्डर को अक्षरशः फॉलो करती है, उसका पालन करती है। नहीं तो माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड सुना था आपने, माय नेम इज बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड भी अब आपने सुना है। बिल्कुल इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी ये वन साइडेड थी, एक तरफा थी, एक अनहोली अलायंस बन चुका था शेल कंपनीज का, दोस्तों का और सत्तारूढ़ दल का। इस मिलीभगत में न आपको कुछ जानकारी मिलती थी एज अ वोटर, न हमें एज ऑपोजिशन लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती थी। जो उद्योग घराने हैं वो हमें देने से भी डरते थे कि उन्हें मालूम है सीधा शहंशाह को मालूम पड़ जाएगा, और शहंशाह को मालूम पड़ जाए तो फिर क्या होगा वो आप जानते हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड का अंत 2017 में शुरू हुआ, 18-19 में लागू हुआ, और अब जाकर फिर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रद्द हुआ। लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी, आवश्यक है। एक वोटर का ये जानने का अधिकार है कि उसके देश के राजनीतिक दलों के पास पैसा कहां से आ रहा है, उस पैसे का स्रोत क्या है, कितना पैसा दिया गया, क्यों दिया गया, यह जानने का हक है। और राजनीतिक दलों का यह कर्तव्य है कि लोगों को ये जानकारी दें। I think this is something so serious that heads should roll. Who is behind this scheme which covers all tracks, which ensures a totally opaque system of political funding? The accountability must be fixed. The country should know who is behind this corruption. And we all know who's behind this corruption. नहीं, देखिए, अलग अलग समय पर हमारी सरकारों ने, हमारी पार्टी ने कोशिश पूरी की कि जितना हो सके पारदर्शी बने यह सिस्टम, यह व्यवस्था। और कोई भी व्यवस्था धीरे धीरे परिपक्व होती है, धीरे धीरे पूरी तरह से एक ऐसे स्तर पर पहुंचती है जहां आप कह सकते हैं हाँ साहब ये व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से चल सकती है और बिल्कुल सही है। समय लगता है उसमें, लेकिन अचानक 2014 के बाद इस देश में एक ऐसी सरकार आई जो किसी भी व्यवस्था की यात्रा में एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर लगा कि नहीं साहब अब तो सब कुछ पर्दे के पीछे होगा। मुझे याद है राज्यसभा में जब मनी बिल स्वर्गीय श्री अरुण जेटली उसको डिफेंड कर रहे थे, तो द वे ही इंटेलेक्चुअलाइज्ड इट, उसका ऐसा बौद्धिकरण किया उन्होंने कि हमें बहुत सोचना पड़ा इसका कैसे जवाब दें। आज समझ में आता है कि उसका बौद्धिकरण किया ही इसीलिए गया था कि हम और आप ज्यादा सवाल न उठा पाए, हम और आप इसको क्योंकि इतना बौद्धिकरण हो गया हम इसको स्वीकार कर लें, साहब इतना इंटेलिजेंटली बोला गया तो सही होगा। लेकिन नहीं, उसके पीछे
एक अपारदर्शी योजना थी। अगर वो अपारदर्शी नहीं होती, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इतना आत्मविश्वास था, तो उसको मनी बिल की हैसियत क्यों दी गई, दर्जा क्यों दिया गया, उस रास्ते से क्यों लाया गया, क्यों नहीं उस पर चर्चा होने दी? ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पे तो चर्चा होनी चाहिए। It's never too late to defend and to protect democracy. It's never too late. अब मैंने उनको तो डांटते हुए बोल दिया, वो क्या कहेंगे फिर? चलिए पूछिए। क्या वो फार्मर अपना मंशा राजनीतिक लीनिंग नहीं बता सकता? क्या वो नहीं बोल सकता कि मैं इस देश में अलग तरह की राजनीति चाहता हूँ? किसान बोल दे कि मुझे मोदी को हराना है, तो वो देशद्रोही हो गया। कमाल है साहब। 2014 में तो आप में से कई लोग बोलते थे कि हमें कांग्रेस को हराना है, तो हमने तो आपको देशद्रोही नहीं कहा था। उसमें क्या हो गया? किसान का हक नहीं है क्या? वो वोटर नहीं है क्या? मोदी जी को वोट दे तो वो हिंदुस्तानी है, देश प्रेमी है, देशभक्त है। मोदी जी के खिलाफ बोले तो वो देशद्रोही है। ये किस तरह की व्यवस्था ला रहे हैं साहब? तो करना चाहते हैं लोग, क्योंकि ये ग्राफ बहुत ही आर्टिफिशियल ढंग से ऊंचा किया गया है, बॉट्स के माध्यम से। सोशल मीडिया में किस तरह से इस ग्राफ को ऊंचा रखा जाता है, हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग हम भी देख रहे हैं, कौन क्या कितना कर रहा है, बताने दीजिए। कई लोग तिहाड़ में होंगे। सुन लीजिए ये ग्राफ कैसे ऊपर रखा जाता है, अब आप सुन लीजिए, क्योंकि उसमें आप सब भी भागीदार हैं, आपके जो मालिक हैं वो भी भागीदार हैं। कैसे उन पर दबाव होता है, उन पर किस तरह की व्यवस्था होती है, आपस में किस तरह की लेन देन होती है कि वो ग्राफ पर रखा जाए। कौन है हिरेन जोशी? मैं फिर पूछता हूं, क्यों आप लोगों को एसएमएस भेजते हैं? वो क्यों व्हाट्सएप मैसेज आते हैं आपके एडिटर्स के पास हिरेन जोशी के? ये ग्राफ पर ऐसे रखा जाता है। तो अगर कोई इस ग्राफ को सही मांगों को लेकर सड़क पर उतर रहा है नीचे लाने के लिए, तो क्या गलत है? ये ग्राफ ऊपर ही रहेगा और आर्टिफिशियल ही रहेगा। क्यों? हेडलाइन मैनेज की जा रही है जिस देश में, वहां आप कहते हैं कि ग्राफ पर क्यों नहीं रहना चाहिए? असल में क्या है, बाहर आकर देखें ना मोदी जी, बुलाएं किसानों को अपने घर पे, या जाएं किसानों से मिलने, जाएं बेरोजगार नौजवानों से मिलने। 1 घंटे में 2 बेरोजगार नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं इस देश में। ये ग्राफ ऊपर दिख रहा है आपको? We are a petitioner, the only political party who had the locus standi to argue against the electoral bonds was the CPIM, because we are the only party that did not accept any electoral bonds as a matter of principle, because we consider the electoral bond scheme as the legalization of political corruption, and this had to be ended. In that sense, I think it is the judgment, though many tranches of electoral bonds have been released and many parties have got the money, and bulk of it going to the ruling party. Though that has happened, but it's nevertheless a welcome judgment to put an end to this, and also telling that by the verdict says that by March, who has got what and from whom? Because there is an element of the possibility of a quid pro quo, which means deal making, and this has clearly exposed this government's all claims of fighting corruption. Apart from many other things, all the corrupt people from different parties are now joining the BJP, so that BJP has become a house of corrupt leaders from all across the political spectrum. But in any case, we think that this judgment is a welcome development, and the exposure is necessary. But Supreme Court is that permission. गठबंधन चलाना आता है, गठबंधन करना आता है। अब नई पार्टियों से अगर मैं और आप ये उम्मीद रखें कि वो भी उतनी ही परिपक्व होंगी, तो वो उनके प्रति आप गलत कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। एक सेकंड,
तो धीरे धीरे हर पार्टी को ये सीखना होगा कि गठबंधन का धर्म क्या होता है। और मैं उसमें उनको गलत नहीं ठहराता। पैदा होते ही हम दौड़ने थोड़ी चल पड़ते हैं, धीरे धीरे चलना सीखते हैं। पहले घुटनों के बल चलते हैं, फिर उठते हैं, फिर धीरे धीरे चलते हैं, फिर दौड़ना सीखते हैं। तो अगर वो चलते चलते गिर जाए तो उनका हम अपना हाथ आगे बढ़ा के थाम के उनको उठाएंगे। हम उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, अरे साहब आपने ऐसा क्यों बोल दिया, ठीक है समय लगेगा, समझ बनने में समय लगता है। देखिए इंडिया अलायंस है अभी, अब कोई जो निकलना चाहता है, जैसे एक पार्टी निकली, वो निकली। आज की तारीख में गठबंधन आपके सामने है, उसके सदस्य सब हैं। जब तक कोई अधिकृत घोषणा किसी एक तरफ से नहीं होती तब तक गठबंधन है। चर्चा होगी इस पर भी, फिर उस पर जो भी निष्कर्ष निकलेगा आपको जरूर बताएंगे। रास्ते में किसानों से मिलने उनको कहना, आते हुए मिलने, जाते हुए मिलने, कभी भी मिलने, और हेलीकॉप्टर में न जाए, बाय रोड जाए, ताकि कील हट जाए रास्ते से। मैं उसको जब तक मैं तथ्यों से वाकिफ नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने हमारी पार्टी से अलग हो गए, उनको पार्टी से निकाल दिया, तो इसका मतलब नहीं है कि मैं सीधा उन पर हमला बोलूं। जब तक तथ्य मेरे सामने नहीं होंगे मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं तो हमारा उनसे आग्रह है, आते जाते किसानों से जरूर बात कर लीजिएगा। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट आई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, जो ये दर्शाती है कि जब भी अंधेरा बहुत गहरा हो जाता है, उम्मीद की एक किरण कहीं न कहीं से जरूर आती है और पूरे आंगन को रोशन कर देती है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद की वो किरण हम सबको दिखाई दे रही है। जब से ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2017 में लाई गई थी, उस वक्त वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली जी ने इसका बहुत बौद्धिकरण करने की कोशिश की, ही ट्राइड टू इंटेलेक्चुअलाइज इट अ लॉट एंड जस्टिफाई इट। लेकिन हमने तब से उसका विरोध, पुरजोर विरोध, हर मंच से, बार बार, इस मंच से तो कई बार करते रहे। हमारी क्या आपत्तियां थी? हमारी आपत्तियां बहुत स्पष्ट थी कि ये अपारदर्शी है, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, इससे काला धन सफेद हो जाएगा, इससे जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्तारूढ़ दल है, सारा लाभ उसको मिलेगा और एक ऐसा अनकहा अनदेखा रिश्ता स्थापित हो जाएगा सत्तारूढ़ दल का और कंपनियों का। जो कंपनियां इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदेगी उनको क्या लाभ दिया जाएगा, ये तमाम सवाल हम इस मंच से बार बार उठाते रहे। सवाल जायज थे, चिंता जायज थी, क्योंकि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया और क्यों दिया, उसके एवज में उसको क्या मिला, ये जानने का अधिकार इस देश के एक एक वोटर को है, एक एक पत्रकार को है, एक एक व्यक्ति को है। भले वो किस पार्टी को वोट देता है नहीं देता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस अधिकार की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी तत्पर है। इकलौती पार्टी जो 2017 से लेकर आज तक लगातार इस मुद्दे पर बहुत प्रबल आवाज में बोलती आई है। अब जो 95% इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा एक पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को मिला, हम भी ये जानना चाहते हैं, देश भी ये जानना चाहता है कि उसके एवज में आपने क्या हवाई अड्डे बेचे हैं, आपने क्या कोयले की खदानें बेची हैं, आपने क्या किया है, या एमएलए खरीदे हैं या नए सूट सिलवाए हैं, ये जानने का हक हम सबको है, या नए हवाई जहाज खरीदे हैं, हमें नहीं मालूम आपने क्या खरीदा। 95% यानी कि 5,200 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के अकेले के खाते में इलेक्टोरल बॉन्ड से आया है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का
खुले दिल से स्वागत करते हैं और हम ये मांग दोहराते हैं कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उस तमाम जानकारी को सार्वजनिक पटल पर रखे जिससे कि जनता को यह मालूम पड़े किसने कितना पैसा किसको दिया। आपको याद होगा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार मनी बिल के तौर पे लेकर आई थी ताकि राज्यसभा में इस पर कोई चर्चा ना हो, कोई बहस ना हो और सीधा पारित हो जाए। आज भी हमें डर है और हमारा डर भी जायज है। हमारा डर यह है कि कहीं फिर से कोई अध्यादेश जारी ना हो जाए ताकि इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बच जाए सरकार। ये डर हमारा जायज है। इस डर को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। हमारी मांग है, ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है और इस भ्रष्टाचार के मामले में सीधे सीधे प्रधानमंत्री खुद शामिल हैं। ऐसे कई खोजी पत्रकारों ने फाइल की नोटिंग्स तक सार्वजनिक की हैं, आप सबके सामने हैं, मैं भी आपसे साझा करूंगा, जिसमें चुनाव आयोग हो, वित्त मंत्रालय हो, लॉ कमीशन हो, लॉ मिनिस्ट्री हो, इन सब ने अपने अपने स्तर पे जिनके जमीर जिंदा हैं उन अधिकारियों ने फाइल नोटिस में अपना विरोध दर्ज किया था। उस विरोध को नजरअंदाज करते हुए किस तरह से ये थोपी गई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इस देश पर, ये हम सबने देखा। आज प्रधानमंत्री एक्सपोज हो गए हैं, बेनकाब हो गए हैं, उनका भ्रष्टाचार बेनकाब हो गया। ये भ्रष्टाचार मैं कहूं बचते हुए कह दूं कि भाजपा का भ्रष्टाचार है, ये इलेक्टोरल करप्शन है, ये सब मुझे लगता है लाग लपेट की बात होगी। ये सीधा सीधा प्रधानमंत्री द्वारा किया गया एक भ्रष्टाचार है जिसको कानूनी जामा पहनाने का प्रयास किया गया। मनी बिल लाकर आपने मनी का इंतजाम कर दिया विधायक खरीदने के लिए, कोयले की खदान देने के लिए, हवाई अड्डे देने के लिए, अपने मित्रों को उपकृत करने के लिए। यह आपके सामने है। आज मैं फिर से हमारी पार्टी की ओर से, इस देश की जनता की ओर से उन तमाम वकीलों को, एक्टिविस्ट को, एनजीओस को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को खुले दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने एक ऐसा आदेश आज पारित किया है जिससे लोकतंत्र के जिंदा रहने की उम्मीद हम सबके मन में जागी। आपके सवाल। मैं बोलूंगा भी नहीं। चुनाव में कैश का प्रभाव कम हो उसके लिए भी लाया गया था। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और हमारे जितने चंदा देने वाले लोग हैं उनकी अपेक्षा थी कि अगर उचित होगा कि हमारे लिए भी गोपनीयता रखी जाए, और ये बहुत अस्वाभाविक नहीं है। मैं आपको एक अपने राजनीतिक अनुभव से बात कहना चाहता हूं। कहीं पर कोई सरकार है तो हम उनको सहयोग करते हैं। अब मान लीजिए वो सरकार हार गई और उनके विरोधी दूसरी जगह आए तो वो उनके खिलाफ हो जाते हैं। इसलिए कोई ईमानदारी से बिजनेस कर रहे हैं तो उनको अपना काम करें, ऐसा विचार था। और जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं उनके बारे में मुझे एक ही बात कहनी है। जहां तक कांग्रेस की टिप्पणी मैंने सुना नहीं है, अगर उन्होंने कहा है कि घूस लेके दिया गया है, अगर ये कहा है तो जिनका पूरा संस्कार घूस पर है वो अगर ये आरोप लगाते हैं तो बड़ा हदारत लगता है। Those whose DNA is based upon corruption and bribery, please don't make those allegations against the BJP. लेकिन जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं उसके बारे में मुझे एक ही बात कहनी है। फील्ड लेवल का है या लेवल का नहीं है, ये तो उन्हीं के बारे में तय होगा ना जो फील्ड के अंदर हैं। जो फील्ड के बाहर हैं वो लेवल में है या नहीं है कैसे तय होगा? आप फील्ड में है या नहीं कौन तय करता है? जनता तय करती है। तो अगर देश की जनता ने बहुतों को फील्ड से बाहर कर दिया है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, तो हम क्या बताएं? आप समझते हैं मेरा इशारा किसकी ओर है?
बहुत से लोगों को चुनाव में एक सीट भी नहीं मिलती है अपने पुराने बड़े बड़े प्रभाव के क्षेत्रों में, इसलिए वो बात अलग है, छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, चुनाव में सुधार के लिए ये हमारी मोदी जी की सरकार का एक प्रयास नहीं था। आपको याद होगा वोटर लिस्ट पर आपकी फोटो छपती है, ये भी उस समय हुआ था ना। आज बड़ी संख्या में जो ईवीएम्स लाए गए उससे बूथ कैप्चरिंग बंद हुई है ना। जिस प्रदेश से मैं आता हूं वहां तो जब तक 10-15 लाख नहीं गिरती थी तो चुनाव होता ही नहीं था, और वो अतीत की बात है ना। और भी कई तरीके से चुनाव में सुधार के लिए जितना प्रयास करना है वो काफी किया गया है। ये भी उसी प्रामाणिक प्रयास में चुनाव को पारदर्शी बनाने का प्रयास था। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है तो हम उनका सम्मान करते हैं। इस फैसले पर क्या बोलना है, जैसे मैंने कहा, निर्णय को पढ़ने के बाद हम बताएंगे। आई थिंक इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को एक्सेप्ट नहीं किया, आज तक एक भी इलेक्ट्रल बॉन्ड को एक्सेप्ट नहीं किया। और हमारी उसूल है, हमारा मानना है कि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम ये राजनीतिक करप्शन, पॉलिटिकल करप्शन का लीगलाइजेशन, तो इसके खिलाफ हम खड़े रहे हैं। और उसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट हमें सुनने के लिए तैयार था। उन्होंने कहा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको वो सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि बाकी सब ले चुके हैं। तो हमारी स्टेट और काउंसिल लोकल स्टैंड है, ये उनका इनिशियल जजमेंट था। लेकिन आज ये जजमेंट जो आया, इसका हम स्वागत करते हैं। हम समझते हैं कि जिस तरीके से देश के अंदर राजनीतिक भ्रष्टाचार को कानूनी दर्जा दिया गया, ये एक बहुत ही गंभीर बात है। और जो दावा करके आते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है, खाएंगे ना खाने देंगे, वही जो है इस तरीके से कानूनी व्यवस्था जो है बना चुके हैं इस राजनीतिक भ्रष्टाचार की। तो इसके विरोध में हम रहे हैं। और ये भी स्वागत है इस बात का भी, क्योंकि आज बताया गया कि मार्च तक ये स्पष्टीकरण आनी चाहिए कौन है जिन्होंने ये पैसा और दिया किसको। और उसके साथ साथ एक शब्द का इस्तेमाल किया ये वर्डिक्ट में, वो क्विड प्रो को, यानी पैसे दिए जा रहे हैं उसके उल्टा कुछ प्राप्त करने सरकार से। अगर ये खुलासा जरूरी है देश को, अगर भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाने के लिए। 2017 में लाई गई थी, उस वक्त वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली जी ने इसका बहुत बौद्धिकरण करने की कोशिश की। ही ट्राइड टू इंटेलेक्चुअलाइज इट अ लॉट एंड जस्टिफाई इट। लेकिन हमने तब से उसका विरोध, पुरजोर विरोध, हर मंच से, बार बार, इस मंच से तो कई बार करते रहे। हमारी क्या आपत्तियां थी? हमारी आपत्तियां बहुत स्पष्ट थी कि ये अपारदर्शी है, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, इससे काला धन सफेद हो जाएगा, इससे जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्तारूढ़ दल है, सारा लाभ उसको मिलेगा और एक ऐसा अनकहा अनदेखा रिश्ता स्थापित हो जाएगा सत्तारूढ़ दल का और कंपनियों का। जो कंपनियां इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदेगी उनको क्या लाभ दिया जाएगा, ये तमाम सवाल हम इस मंच से बार बार उठाते रहे। सवाल जायज थे, चिंता जायज थी, क्योंकि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया और क्यों दिया, उसके एवज में उसको क्या मिला, ये जानने का अधिकार इस देश के एक एक वोटर को है, एक एक पत्रकार को है, एक